नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस यूटीटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगी जिनमें भी सामान्य विज्ञान आता है। ये कुछ चीज़ें हैं यूट्यूब के माध्यम से जो आप हमसे जुड़े ही हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.उपदेष्टा.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको समय समय पर क्लास नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे और धीरे धीरे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटीईटी के वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मैटर। चीज़ों को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हम द्रव्य। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है द्रव की। आराम से चलेंगे पर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे और चीज़ों को डिटेल में देखेंगे दोस्तों। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, वो सभी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और साथ ही क्या वो क्या करती हैं, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, और वो कुछ स्थान घेरती हैं, ठीक है। अगर वो स्पेस ले रही हैं तो उनका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि उनके पास क्या होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। जो स्पेस लेके उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। और दूसरी चीज क्या है उसमें, और उनके पास कुछ मास होगा, एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। यानी कि वे सभी चीजें जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और वो कुछ स्पेस घेरती हैं, कुछ स्थान घेरती हैं, ठीक है, और उनका कुछ मास होगा, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी द्रव्य, मैटर। स्पेस घेरती है इसका मतलब उनके पास क्या हो जाएगा, कुछ वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक आ रही है आपका वॉल्यूम, दूसरी चीज आ रही है मास, ठीक है। और इसको आप सीधे अगर रिलेट करना चाहे तो आप इसको डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, घनत्व से, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं मैटर कौन है, जिसकी कुछ डेंसिटी होती है, ठीक है। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोनों में लिखूंगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य वो है जिसका वो सभी चीजें जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और उनकी कुछ डेंसिटी है, घनत्व है, तो वो क्या कहलाती है, आपका द्रव्य कहलाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। या हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस घनत्व को भी हम काफी डिटेल में सीखेंगे, इससे काफी सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। बियोन्सी वाला कॉन्सेप्ट इससे निकल के आता है, वो उसी वाली क्लास में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको रो से दर्शाते हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू केजी अपॉन मीटर क्यूब। मास का यूनिट हो गया केजी और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन यानी कि विमा, इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है, केजी की मास की एम हो जाएगी, और एल अपॉन एल लिख देंगे, या इसको हम एल माइनस थ्री लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी घनत्व की एम एल माइनस थ्री। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स
यानी कि पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वेरी वेरी, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं आपको हालांकि पता ही होंगी, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है, तो हैव स्पेस बिटवीन देम। और इसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि अंतरा आणविक स्थान, हिंदी में इसको कह सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अंतरा आणविक बल के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि ये क्या करते हैं, गति में रहते हैं, कंटिन्यूअसली ये गति में रहते हैं, ठीक है। आर यानी कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि लगातार गति में रहते हैं, और इसको ही कहते हैं काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास, यानी कि पदार्थ के कणों के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से ही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उनकी एक अलग प्रॉपर्टी आ जाती है डिफ्यूजन की, यानी कि विसरण की, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से पदार्थ के कणों में काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होने के कारण उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है, वो होती है डिफ्यूजन की, यानी कि विसरण की। अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी मैटर के पास नहीं होगी, यानी कि द्रव्य के पास विसरण की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही है, ठीक है। तो डिफ्यूजन यानी कि विसरण। अब हम विसरण को देखेंगे। विसरण क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना बिना किसी बाह्य एनर्जी के, ठीक है, स्वतः ही दो पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिखूंगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल, टू और मोर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी किसके पार्टिकल्स, मैटर के दो या उससे अधिक पदार्थों का खुद से ही मिल जाना, आपस में खुद से ही घुल जाना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है, यानी कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का। इसको दूसरी पेन से हम देख लेते हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का दो विभिन्न पदार्थ के कणों का आपस में स्वतः मिल जाना, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी मैटर के पास होती है काइनेटिक एनर्जी के कारण।
अगर काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं होगी तो उसके कण आपस में स्वतः नहीं मिलेंगे। और ये प्रॉपर्टी होती है, किसमें होती है? एक तो लिक्विड में पाई जाती है और गैस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कि लिक्विड और गैस को संयुक्त रूप से हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, सॉलिड में नहीं। अब इसमें हम थोड़ा एक और चीज देख लेते हैं। डिफ्यूजन यानी कि जो विसरण होता है वो प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो डिफ्यूजन की दर भी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उससे आपका डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क करके। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं, हिंदी में लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर तो सबको पता है, मुख्यतः तो 5 होती हैं और मेन तो 3 है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, एक हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक प्लाज्मा होती है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। आपके सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं तो उन दोनों को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड को हम कहते हैं, दोनों को कहते हैं हम कंडेंस स्टेट। ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी आप इस चीज को पढ़ते हैं, हालांकि वो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं। तो सॉलिड और लिक्विड को कंबाइंड में हम कहते हैं कंडेंस स्टेट, और लिक्विड और गैस को कहते हैं हम फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स मैकेनिक एक बिल्कुल चैप्टर रहता है, वो भी आपके सिलेबस से बाहर का। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस देख लिया। हालांकि अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं तो इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं कि इनके ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आपस में कण पास पास होते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम यहीं पे छोड़ देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि आपको पता होगा ही। तो हमने देख लिया सॉलिड और लिक्विड को, कंडेंस, दोनों को संयुक्त स्टेट में कहते हैं कंडेंस स्टेट, और लिक्विड और गैस को कहते हैं फ्लूइड्स। इसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस में वो सब चीज़ें बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों के कण आसपास होते हैं, फिर लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं, गैस के बहुत दूर होते हैं, ये सब नॉर्मल बात है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के कण या पदार्थ कैसे अवस्थाएं अपनी चेंज करते हैं, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो इसके 2 रीजन होते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज क्यों करता है, इसके रीजन है 2। एक तो करेगा कि टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, और इसका दूसरा रीजन है कि ड्यू टू प्रेशर चेंज। ठीक है, पदार्थ अपनी अवस्थाएं 2 ही कंडीशन में चेंज करेगा, या तो उसमें दाब में परिवर्तन होगा या तो उसके ताप में परिवर्तन होगा। इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं है कि जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज करता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि रीजन क्या है पदार्थ की अवस्थाएं चेंज करने का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसका नाम क्या पड़ते जाते हैं इन अवस्था चेंज का। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स के अंदर बना देते हैं सॉलिड। सॉलिड से दूसरी चीज बन रही है लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड्स और तीसरी स्टेट गैस, और चौथी स्टेट हम देखेंगे तो वो हो गया आपकी प्लाज्मा। रीजन हमने देख लिया कि ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और ड्यू टू प्रेशर चेंज। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, सॉलिड से अगर किसी चीज को हमें लिक्विड में चेंज करना है
ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे और प्रेशर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तभी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा तो उस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा फ्यूजन का। फ्यूजन, और इसको ही हम क्या कह लेते हैं, मेल्टिंग भी इसको कह लेते हैं, यानी कि गलना। हिंदी में अगर इसको लिखें तो गलना। सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को हमें चेंज करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आपका फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, अब लिक्विड तक हम आ चुके हैं। लिक्विड से फिर गैस में चेंज करने के लिए हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को और कम करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बन जाएगा लिक्विड से क्या हो जाएगा, फिर गैस में चेंज हो जाएगी चीज़, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हिंदी में वाष्पीकरण। उसके बाद फिर हम हॉट टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर को बिल्कुल जीरो के आसपास ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। और ये क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम हो जाता है आयोनाइजेशन, यानी कि आयनन। अब हम उल्टे की तरफ बढ़ेंगे, तो प्लाज्मा से अगर हमको गैस की तरफ आना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करते हुए चलेंगे और प्रेशर को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा से हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो फिर प्लाज्मा से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा डीआयोनाइजेशन। डीआयोनाइजेशन, ठीक है, उसका सेम उल्टा। अब हम गैस पे आके हमने टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर दिया और प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, ताप को हमने कम कर दिया और प्रेशर को और ताप को और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो गैस से फिर चीज़ क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और उसका नाम हो जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी हिंदी में संघनन। अब लिक्विड और ज़्यादा हमने टेम्परेचर घटाया और प्रेशर बढ़ाया, तो फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड से कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर, द्रव्य सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और इसको कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ये वाली स्टेट हो गई फ्रीजिंग। अब एक प्रोसेस आ जाती है कि सॉलिड से जब हम सीधे गैस बना रहे होते हैं, किसी सॉलिड से, अब इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, सॉलिड से हमने किसी चीज को सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से किसी चीज को सीधे गैस स्टेट में ले जाने के लिए उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और गैस से किसी मैटर की स्टेट को, इसको हम इस वाली पेन से दिखाएंगे, गैस से अगर हम किसी चीज को सीधे सॉलिड में चेंज कर देंगे, यानी कि गैस स्टेट से किसी चीज को सॉलिड स्टेट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहते हैं डीआयोनाइजेशन या डिपोजिशन। सब्लिमेशन का उल्टा हो जाएगा, तो डी सब्लिमेशन भी आप इसको कह सकते हैं, और डिपोजिशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको फ्रेम में लाते हुए, डिपोजिशन यानी कि हिंदी में देखें तो निक्षेपण की प्रोसेस इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस से प्लाज्मा की ओर बढ़ते हुए, यानी कि सॉलिड से प्लाज्मा की ओर जाते हुए हमारी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी में वृद्धि होगी। ठीक है, और एंथैल्पी में enthalpy of the system has increased।
तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा में जाते हुए हमारे सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ती जाएगी और हमारी एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी। एंट्रोपी क्या होती है कि डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो सॉलिड में ऑर्डर में है, लिक्विड में गए तो थोड़ा डिसऑर्डर हुआ, गैस में जाते जाते और डिसऑर्डर सिस्टम में आ गया। ठीक है, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों सिस्टम की बढ़ती जाएंगी। अब हम स्पेशल केस या हम देख लेते हैं कि सब्लिमेशन के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड से हम जा रहे थे डायरेक्ट गैस में। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के आपके पास एग्जाम्पल हैं। एक तो हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका NH4Cl। इसको नौसादर भी सामान्य भाषा में कहा जाता है। ठीक है, और ये काफी बार पेपर्स में पूछा जाता है, हालांकि CTT एग्जाम में तो खासकर। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका सब्लिमेशन का कैम्फर यानी कि कपूर। कैम्फर यानी कि कपूर, और कपूर का फॉर्मूला होता है C10H16O। इसके बाद डिपोजिशन के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, यानी कि निक्षेपण के या डिसब्लिमेशन के। तो डिपोजिशन यानी कि गैस से सीधे सॉलिड में हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। डिपोजिशन, निक्षेपण। निक्षेपण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि CO2 गैस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड CO2 में। और यही एग्जाम्पल है डिपोजिशन का, निक्षेपण का। और सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस और शुष्क बर्फ। एक और स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो हमारे सिलेबस का है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट को, कि गलनांक क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर सिंपल सा, अभी हमको इतना ही देखना, सिर्फ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कितना लिख सकते हैं? 273 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा फिर केल्विन में? फॉर्मूला कुछ नहीं है इसका, सिंपल सा है कि 273 हमने जोड़ देना है जितना हमारा कितने में, सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया 273, तो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 100 प्लस 273 डिग्री, यस सॉरी 100 प्लस 273 केल्विन में हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। बस अभी हमें इतना ही समझना है, टेम्परेचर को बाद में हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम देखेंगे दो तरह से, कि दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, हमने देखा कि स्टेट चेंज किस वजह से हो रही है, एक तो टेम्परेचर चेंज और दूसरा दाब चेंज, प्रेशर चेंज। तो दाब का प्रभाव क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट पे हम देखेंगे, दाब का प्रभाव। ठीक है, तो आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो गलनांक होता है वो दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आते हैं आपके दोनों चीजें। ठीक है, इनको हम दो तरह से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दो चीजें आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा समय लेके इसको समझना है। तो मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोनों चीजें मैंने लिखी, दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, फिर भी आपको थोड़ा समझना है इसको। दोनों चीजें कैसे यहाँ पे लागू हो जाएंगी
तो इसको हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती है आपके प्रेशर के, और साथ ही मैं लिख रहा हूँ कि अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती भी है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे वेरीफाई होंगी, तो फर्स्ट स्टेट को हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप को हम देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट समानुपाती होगा प्रेशर का उन कंडीशन, वो ठोस के लिए, ठीक है, जो क्या होता है पिघलने पर आयतन जिनका बढ़ता है। तो पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, वे ठोस जो पिघलने पर, ठीक है, वे ठोस जो पिघलने पर आयतन जिनका बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे लोहा हो गया आपका, या मैक्सिमम सॉलिड इसी स्टेट में आते हैं, इसी ही कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे लोहा हो गया, या लिख देते हैं ज़्यादातर सॉलिड, वो इसी लॉ को फॉलो करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे लोहा को अगर हम जब पिघलाते हैं तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उसका बढ़ जाएगा। यानी कि लोहे को हम और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, और ज़्यादा दाब देंगे, तो उसको गलाने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नॉर्मल लोहा माना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा था, तो 15 उसको दाब अधिक देने पर वो हो सकता है कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा। पर यहीं पे जैसे वो कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि जिनको हम पिघलाते हैं तो उनका आयतन घट जाता है। अब इसको हम देखेंगे ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, वे ठोस जो पिघलने पर, ये एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, ठीक है। वे ठोस जो पिघलने पर जिनका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसे ठोस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हो जाएगा पहले बर्फ, ठीक है, आइस। अगर आप बर्फ को पिघलाएंगे तो उसका क्या होता है, आयतन उसका घट जाता है। बर्फ का आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। दूसरा है इसमें रबड़। रबड़ को भी पिघलाने पर उसका आयतन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड का क्या हो जाता है, उनको हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि आइसक्रीम को दबाएंगे आप तो वो क्या हो जाती है, आसानी से पिघल जाती है, ठीक है। लोहे को आप प्रेशर देंगे, दबाएंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और आइसक्रीम को आप दबाएंगे तो वो क्या हो जाती है, आसानी से पिघल जाती है। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ने के साथ कम हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। हिमांक में हम देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां बढ़ाने पर, या ऐसे हम देखें कि इम्प्योरिटीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इम्प्योरिटीज हम डालेंगे किसी चीज में, अशुद्धि डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज लोअर यानी कि कम कर देती हैं द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अभी तक कोई चीज माना कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रही थी, फ्रीज हो जा रही थी। अगर हमने उसमें इम्प्योरिटीज मिला दी तो अब उसको हिमांक यानी उसको फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, और डाउन करना पड़ेगा। यानी कि कोई चीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से फ्रीज हो जा रही थी, जम जा रही थी, अगर हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी तो इम्प्योरिटीज डालने के बाद अब हमें उसका टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा, 10 से उसको 6 पे लाना पड़ेगा शायद, तब जाके वो फ्रीज होगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्फ भरी सड़कों पे नमक डाला जाता है, तो इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, एग्जाम्पल है ये, बर्फ भरी सड़कों पर नमक डाला जाता है ताकि क्या हो जाए, बर्फ साफ हो जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माना अभी वहां के वातावरण का टेम्परेचर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बर्फ जम रखी है,
हमने जैसे ही उसमें नमक डाला यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज आ गई। अब उसी बर्फ को फ्रीज करने के लिए हमको शायद टेम्परेचर चाहिए होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इम्प्योरिटीज क्या कर रही है, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर नीचे कर दे रही है। ठीक है, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि आइसक्रीम वाले बॉक्स में भी नमक डाला जाता है। ठीक है, तो आइसक्रीम में नमक नहीं डाला जाता है, आइसक्रीम वाले बॉक्स में डाला जाता है ताकि वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे। आइसक्रीम का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हम कभी देखेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज हो गई आइसक्रीम वाले कॉन्सेप्ट को, कि जो बर्फ होता है वो आइसक्रीम में नहीं होता है, आइसक्रीम के बॉक्स के बाहर होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आइसक्रीम में वो डाल देंगे तो इम्प्योरिटीज होगी और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करने पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। पर बर्फ सॉरी नमक आइसक्रीम में नहीं रहता, उसके बाहर के बॉक्स में रहता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, इनको हम कभी देखेंगे। ठीक है, तो हम सिलेबस पे अपने वापस आते हैं और हम बढ़ते आगे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, वह ताप होता है। ठीक है, इसको हम साथ में लिख भी देंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का, द्रव यानी कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, किसी द्रव का वाष्प दाब यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाए, एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ये क्वथनांक की परिभाषा है। तो एक डिग्री अगर हम देखें कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm पे क्वथनांक कितना होता है, यानी कि वाटर का, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक दाब पे क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पर ये सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने पे होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आ गया तो हम इसको देख लेते हैं कि कितना होता है। तो 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 cm ऑफ Hg होता है। ठीक है, 76 cm Hg, या इसको हम mm में ज़्यादा पूछा जाता है तो mm में लिख लेते हैं कि 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 यानी कि 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्वथनांक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट या हिंदी में लिखे क्वथनांक। क्वथनांक समानुपाती होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ेगा तो 100 से 120 हो गया माना, तो फिर खाना जल्दी पक जाएगा। और अब कुछ अशुद्धियां अगर हम इसमें मिलाएंगे, इम्प्योरिटीज, और कैसी इम्प्योरिटीज, अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसको ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन, तो जब हम इम्प्योरिटीज, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, इम्प्योरिटीज इंक्रीज, impurities increase the boiling point, बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा। और किसकी बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और ये इम्प्योरिटीज कैसी है, अवाष्पशील, अवाष्पशील शुद्धि मिलाने पर। अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी क्वथनांक के बढ़ जाने को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन।
दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वथनांक जब बढ़ता है, किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो खाना क्या हो जाएगा, जल्दी पकेगा। खाना जल्दी क्यों पकेगा, माना किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो टेम्परेचर की, अब ये यहाँ पे कोई लिक्विड है, माना ये पानी है और इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई बॉक्स है या एक बर्तन है, इस पे पानी भरा हुआ है, वाटर है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर पहुँचेगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, अब ये वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। पर वहीं इस पानी का अगर एक दूसरा बॉक्स लिया हमने, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो ये पानी क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ये उड़ के वाष्प नहीं बन जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट टेम्परेचर की कितनी होगी, यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यानी कि ज़्यादा गर्म कौन सा बर्तन होगा, ये वाला होगा। तो क्वथनांक बढ़ने पर क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है। इसमें एक और हम चीज़, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम इसमें लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको अभी हमने देख लिया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर को हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब के, ठीक है, वाष्प दाब। तो इस चीज से हम ये भी देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लासेस में हम आपको मिलते हैं, इससे और अच्छा और डिटेल में आपके लिए क्लासेस लाने के लिए हम तत्पर हैं, कार्यरत हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि हमें दे सकते हैं। आगे साइंस की क्लासेस आपके लिए रेगुलर ऐसे ही आती रहेंगी। उपदेष्टा से यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए अदर क्लासेस भी लाने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट के टीचर भी हमसे जुड़ेंगे, ऐसे हमारी आशा है। और जल्द ही हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। तो बने रहिए बिल्कुल आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।